हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में न्यूरल पार्ट मैं कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको रिवाइज करना है तो। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि केमिकली कुछ ब्लड में केमिकल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से CO2 O2 एक्सचेंज में कुछ पार्ट जो है वो रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है। तो रेस्पिरेशन कैसे चेंज होगी जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी गैसेस को हम रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं इसे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि कीमोरिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता क्या है, ठीक है, कौन से सेल्स हैं जो सेंस कर पाते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी। केमिकल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो शुरू करते हैं केमिकल रेगुलेशन। अब कीमो रिसेप्टर्स हमें पता है, जैसे हमने बीपी में पढ़े थे, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को सेंस करते हैं, इसीलिए उन्हें बोलेंगे बैरो रिसेप्टर। तो केमिकल कंपोजिशन को सेंस करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी में वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, एक होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो होते हैं हमारे जो बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है वहीं पे क्या पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, बट इनको बॉडी बोलते हैं। जैसे कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केशन पे कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर होते थे, तो ये है कैरोटिड बॉडी कीमो रिसेप्टर्स। यहाँ पे कुछ हमारे सेल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ है जिनको बोलते हैं हम आयोटिक बॉडी। आयोटिक बॉडी तो बॉडी वर्ड यूज करते हैं हम पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के लिए। ओके, बात करते हैं अगर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मेडुला को ड्रॉ करें, ये मान लो मेडुला है ये, ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो जो हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है जिसे बोलेंगे रोस्ट्रल, ठीक है, और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है उसे बोलेंगे कोडल पार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा मेडुला में। इनको कीमो रिसेप्टर जोन भी बोलते हैं, इस एरियाज को कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव जोन, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर नई रिसर्च की बात करें हम तो हाइपोथैलेमस में भी और न्यूक्लियस एम्बिगस में भी कीमो रिसेप्टर पाए गए हैं जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड सेंस करके और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अभी कीमो रिसेप्टर्स होते क्या हैं, आखिर वो क्या करते हैं। तो हमें पता है रिसेप्टर है वो तो कोई स्टिमुलस सेंस करते हैं वो, राइट। तो हमें देखना है कि क्या स्टिमुलस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी स्टिमुलस क्या है इन दोनों का, पेरिफेरल का और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स का अगर हम बात करें तो हाइपोक्सिया यानी डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है प्राइमरी स्टिमुलस अगर बात करें पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स का, ठीक है। इसके अलावा ये सेंस कर सकता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब हाई हो जाए जिसे बोलते हैं हाइपरकैपनिया, हाइपरकैपनिया, ठीक है, या फिर लो पीएच यानी एसिडोसिस, ठीक है। अगर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में ऐसी कंडीशन नहीं होती। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में प्राइमरी स्टिमुलस होता है हमारा H पॉजिटिव आयन को इंक्रीज होना। तो जब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मेडुला में इंक्रीज हो जाएगी तब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हम अगर ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो ये है ब्लड ब्रेन बैरियर जिसमें ये वास्कुलर सप्लाई है और यहाँ पे CSF है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। ये कुछ ब्रेन सेल्स हैं एस्ट्रोसाइट जिन्होंने ब्लड वेसल को कवर कर रखा है और ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखो हमने बात की है कि H पॉजिटिव ही प्राइमरी स्टिमुलस है और हम बात कर रहे हैं कि वो क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो फायदा क्या है। तो बेसिकली CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में हाई हो जाती है तो ये CO2 यहाँ पे ट्रेवल करता है और इस ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है। ये CO2 जब वहां पे CSF में वाटर से कंबाइन करता है और फॉर्म करता है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनिक एसिड बनती है और वो ब्रेक हो जाती है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव में, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अब इंक्रीज हो जाती है, अब जो कि
कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है यहाँ पे, और हमारा जो है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं दोनों ही कीमोरिसेप्टर में आखिर स्टिमुलस कौन होता है। तो जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं उनमें स्टिमुलस है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को ये ज्यादा सेंस करता है, डिक्रीज इन PO2, ठीक है। और भी सेंस करता है, चलो जान लेते हैं ये कैसे सेंस करता है, ठीक है। तो ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, कैरोटिड बॉडी की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्योंकि कैरोटिड बॉडी है मोस्ट सेंसिटिव कीमोरिसेप्टर्स। तो कैरोटिड बॉडी जो है यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे सेंस करते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। इसको सेंस कैसे करते हैं वो हमें जानना है आज, ओके। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है, इसी एरिया को हम थोड़ा जूम करते हैं ऐसे, ठीक है, और इस एरिया में देखते हैं कि किस टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट होती है कुछ ऐसी कि ये अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है कुछ सेल्स की, ठीक है, और लास्ट में होती है नर्व एंडिंग्स ऐसे, ये 9th नर्व है, ओके। तो इसमें कुछ दो टाइप के सेल होते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमस। क्या बोलते हैं? ग्लोमस, ठीक है। अब दो टाइप के सेल होते हैं इसमें, एक तो होते हैं टाइप 1 सेल्स जो कि कीमोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, और टाइप 2 सेल्स होते हैं हमारे सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, ओके। तो जो टाइप 1 सेल है हम उसको जूम करके देख रहे हैं यहाँ पे टाइप 1 सेल को, ओके। तो टाइप 1 सेल है, दैट सेल इज सप्लाइड विद 9th नर्व। यहाँ से 9th क्रेनियल नर्व जो है वो एफरेंट सिग्नलिंग लेके जाती है। अब वो जो है नर्व फायरिंग करेगी कैसे, जब कोई चीज डीपोलराइज होगी। अब वो देखते हैं हम ये सेल डीपोलराइज कैसे होता है, ओके। तो पहले स्टिमुलस की बात करते हैं हम, विच इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट डिक्रीज इन PO2 को कैसे सेंस करता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक पोटेशियम चैनल है, ठीक है। दैट पोटेशियम चैनल इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट, मतलब ऑक्सीजन होगी तो पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम ओपन होगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो डिक्रीज इन PO2 को ये कैसे सेंस करेगा, हाइपोक्सिया को। ये जब भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इस चैनल को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो दिस चैनल विल नॉट वर्क, ठीक है। तो हाइपोक्सिया इट इनहिबिट द पोटेशियम इफ्लक्स। पोटेशियम इफ्लक्स इनहिबिट होगा तो होगा क्या, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये तो था पहला स्टिमुलस, कैसे हाइपोक्सिया को वो सेंस करता है। सेकेंड स्टिमुलस है इंक्रीज इन PCO2, ठीक है। इंक्रीज इन PCO2 को कैसे सेंस करेगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है, CO2 किसी सेल में एंटर कर सकता है इजीली, तो CO2 एंटर्स इनटू द सेल। CO2 हमेशा पानी के साथ मिलके, वाटर के साथ मिलके H2CO3 बनाता है और ब्रेक कर जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव जो है बढ़ जाएगा CO2 की वजह से, H पॉजिटिव इट कैन इनहिबिट दिस पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो ये भी यही काम करेगा, इट इनहिबिट दिस पोटेशियम चैनल एंड पोटेशियम इफ्लक्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर इज डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब थर्ड जो स्टिमुलस है, थर्ड है हमारा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाती है वो कैसे करती है, देयर इज अब एक्सचेंजर, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव है ये इट कैन एंटर्स द सेल थ्रू दिस, एंड ये H पॉजिटिव बेसिकली हमारे पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर सकता है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली होता क्या है, पोटेशियम चैनल इनहिबिट हो जाता है, पोटेशियम चैनल इफ्लक्स नहीं हो रहा, पोटेशियम इफ्लक्स नहीं हो रहा, दैट मीन्स अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अंदर जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे एक चैनल है जिसे बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से वो चैनल तब ओपन होगा जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अंदर। अंदर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अंदर और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ओके। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने की वजह से, कैल्शियम के अंदर आने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ रिलीज होते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है 9th नर्व को बेसिकली डीपोलराइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नर्व ट्रांसमिशन में जैसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे,
ठीक है, या साइनेप्स पे। इसी तरीके से हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया एंड इंक्रीज इन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दे स्टिमुलेट दिस 9th नर्व। समझ आया? तो इस तरीके से बेसिकली एक केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से कुछ रिसेप्टर्स उसे सेंस करके और नर्व में फायरिंग कराते हैं, नर्व में सिग्नल जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इससे कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए हैं, नर्व से 9th और 10th क्रेनियल नर्व से जो है सिग्नल जाएगा। 10th क्रेनियल नर्व फ्रॉम अयोटा, ओके, ये सिग्नल जाएगा हमारा मेडुला में। ठीक है, 9th और 10th क्रेनियल नर्व सिग्नल मेडुला में लेके जाएंगी। मेडुला में डीआरजी स्टिमुलेट होगा, मतलब मेडुला में कहा, रेस्पिरेटरी सेंटर, इंस्पिरेटरी सेंटर। न्यूरल रेगुलेशन पढ़ लेना, समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो डीआरजी स्टिमुलेट होगा। डीआरजी क्या करता है? डीआरजी इंस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करता है, तो हम रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम हो गई, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज किया, ऑक्सीजन बढ़ गई। CO2 ज्यादा हो गया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज किया, CO2 कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये, इसको बोलते हैं कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो अलग से अगर क्वेश्चन आता है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स तो आप लिख सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये था पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कैसे स्टिमुलेट होते हैं और कैसे वो रिफ्लेक्स होता है, कैसे वेंटिलेशन को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर भी सेम है, बस ये सेम मैकेनिज्म होगा, बट सिर्फ H पॉजिटिव वाला जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से ये कीमोरिसेप्टर सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होके ये डायरेक्टली डीआरजी को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि मेडुला में प्रेजेंट है, डीआरजी को स्टिमुलेट करते हैं। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को स्टिमुलेट करते हैं और फिर रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं होता। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो ये जो कैरोटिड बॉडी है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानी गई है। ओके, एक और बात है जो रह गई है, बेसिकली हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया वेंटिलेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन अगर हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया और अगर हाइपरकैप्निया साथ में मिल जाए तो वेंटिलेशन और ज्यादा इंक्रीज होता है। तो समझ रहे हो, सेंसिटिविटी एक चीज की अगर दूसरी चीज को साथ में मिला लें तो बढ़ जाती है। ओके, तो PCO2 अगर अकेला बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी एक अलग लेवल पे होगी, लेकिन अगर हाइपोक्सिया भी साथ में हो जाए तो सेंसिटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली जो अफेक्ट है वेंटिलेशन में कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस कितने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो। अगर आप कोई और वीडियो चाहिए रेस्पिरेशन में, मेरे से छूट गई हो या फिर किसी और सिस्टम से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।